हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीडर्स स्पेस एकेडमी। यहाँ हम आज एक जो पेपर हुआ था एमपी के वीवीसीएल का एई का पेपर जो 3 जून 2025 को अभी रिसेंटली हुआ था, उसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस पेपर में जैसा कि अभी एक नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है जो कि एमपी पीटीसीएल के द्वारा हुआ है। ये ट्रांसमिशन कंपनी के द्वारा रिलीज़ हुआ है और ये जो था ये विद्युत वितरण कंपनी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा रिलीज़ हुआ था। और कुछ नोटिफिकेशन एक एमपी पीजीसीएल के द्वारा रिलीज़ होता है मतलब जनरेशन कंपनी। पर ये तीनों एक ही तरीके से सेम पैटर्न होता है इन क्वेश्चंस का, जहाँ पर हमें 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जो इनका पैटर्न होता है एकदम सेम होता है और इनमें जो क्वेश्चन आते हैं वो भी काफ़ी सेम पैटर्न के होते हैं। तो एक हम आइडिया लगा सकते हैं इस पेपर का सॉल्यूशन करके। हम जो अभी MPPTCL के द्वारा जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है उसका जो एई का पेपर होने वाला है उसके एक समझ बना सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन एई के लेवल में पूछे जाते हैं अगर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन या जनरेशन कंपनी उसका पेपर लेती है तो उसका हम सॉल्यूशन का आज पार्ट नंबर 1 देखेंगे, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और 75 हमारे क्वेश्चंस जो होते हैं टेक्निकल डोमेन से होते हैं। जिस भी ब्रांच से आप अप्लाई कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल के सॉल्यूशन देख रहे हैं, और साथ ही साथ जो 25 होते हैं वो होते हैं नॉन टेक के क्वेश्चन। नॉन टेक का भी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है, पर अभी नॉन टेक में हम नहीं जाते हैं क्योंकि हम टेक्निकल का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो हम बिना कोई टाइम वेस्ट करें इसके सॉल्यूशन पे मूव करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन अ सीरीज आरसी सर्किट। एक सीरीज आरसी सर्किट में हम जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या करेगा। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं XC इज इक्वल्स टू 1/ωc, जिसको कि हम XC को 1/2πfc लिख सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है, हाई फ्रीक्वेंसी का है, तो अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे साथ क्या हुआ, ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा और हम इसी को समझकर ऑप्शन को लगाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है कि क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, नहीं कम हो रहा है, तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। दूसरा अप्रोच टू जीरो, थोड़ा सा सही लग रहा है पर जीरो की तरफ जा रहा है कि नहीं उसको भी छोड़कर हम अगला ऑप्शन देख लेते हैं। तो बिकम्स इक्वल टू रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के इक्वल हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है। आरसी सर्किट में हमें ये पता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जा रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो ऐसा नहीं हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, हम बता सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होता है या फिर ये कह सकते हैं जीरो की तरफ जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा था व्हाट डज लो पावर फैक्टर इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंडिकेट्स। जैसा कि आप पावर फैक्टर से समझते हैं, cos फाई जो होता है हमारा वो हमारा होता है P/S। मतलब अगर हमारी रियल पावर या ट्रू पावर जो है वो ज़्यादा है तो हमारा cos फाई क्या करेगा, वो भी ज़्यादा होगा। बट यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था, लो पावर फैक्टर। जब लो पावर फैक्टर होता है तो हमें ये पता है कि जो एस स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब अपेरेंट पावर जो होती है वो P² रियल पावर के स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब अगर पावर फैक्टर लो है, मतलब ये जो चीज़ है ये लो हो रही है, तो हमारा पी भी क्या हो रहा है, लो हो रहा है। मतलब जो हमारी जो पावर है, जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है पावर का, वो किस चीज़ में जा रहा है, वो एक्चुअल पावर में ना जाकर वो रिएक्टिव पावर में जा रहा है। मतलब जब पावर फैक्टर लो है तो हमारी एक्चुअल पावर जो होती है वो कम हो जाती है और जो हमारी रिएक्टिव पावर जो होती है वो बढ़ जाती है। कब, जब हमारा cos फाई लो होता है। लो होगा तो रियल पावर या ट्रू पावर लो हो जाएगी और जो रिएक्टिव पावर है बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया था कि लो पावर फैक्टर में इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या हो रहा है, तो पावर सिस्टम इफिशियंट हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं। अगर पावर फैक्टर हाई होता तो हमारा हमारा पावर है जो इफिशियंट यूज़ होता उसका, क्योंकि ट्रू पावर वो लेता, बट ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है। और हाई रिएक्टिव पावर, हाँ तो हमने जैसा कि देखा कि रिएक्टिव पावर हाई हो रही है तो हमारा ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, हाई लो करंट नहीं, और हाई एक्टिव पावर नहीं, बिल्कुल लो एक्टिव पावर हो रही है। तो लो एक्टिव पावर होता तो ये ऑप्शन हो सकता था, बट ये नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वेवफॉर्म। इनमें से कौन सी वेवफॉर्म नहीं है। ऑप्शन तो हमें देखकर समझ आ रहा है कैपेसिटिव किसी भी टाइप की वेवफॉर्म नहीं होती है, बट हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमसे पूछा है साइन वेव। तो जैसा कि सब जानते हैं साइन वेव जो होती है वो इस तरीके से मूव करती है।
सेकेंड ऑप्शन हमसे बोला है स्क्वायर वेव। तो जैसा कि आप सब जानते हैं स्क्वायर वेव कुछ इस तरीके की होती है। और जो हमसे पूछा गया है थर्ड पल्स वेव, तो पल्स वेव कुछ इस तरीके की होती है जो पल्स के फॉर्म में होती है। हम क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ सारे ऑप्शन भी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, जिससे अगर इससे रिलेटेड भी कुछ पूछता है तो हम समझ सके कि हम पेपर को किस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कि मतलब उससे हम काफ़ी डाइवर्स पढ़ना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ क्वेश्चन तक सीमित नहीं रहे, क्वेश्चन के ऑप्शन तक भी घुसकर हम अच्छी एक पेपर का डिटेल सॉल्यूशन कर सके। इसलिए मैंने इस वीडियो को कहा था कि हम शुरू में हम डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको समझ आ रहा होगा सॉल्यूशन देख देख कर, तो इसका ऑप्शन तो हमारा हो जाएगा कैपेसिटी वेव, क्योंकि किसी भी तरह की वेव फॉर्म नहीं होती है, वही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि यहाँ पर दो कॉइल है, जिसमें फर्स्ट कॉइल के टर्न कितने हैं 100, सेकेंड कॉइल के 200 टर्न है। दोनों कॉइल के हमें टर्न्स दिए हुए हैं। करंट हमसे बोला है कितना है 3 एम्पियर है, किसमें है फर्स्ट कॉइल में। और जो फर्स्ट कॉइल में जब 3 एम्पियर करंट है तो उसके कारण जो फ्लक्स लिंकेज प्रोड्यूस हो रहा है वो 0.6 वेबर हो रहा है, किसमें सेकेंड कॉइल में। फर्स्ट कॉइल के करंट के कारण फ्लक्स लिंकेज सेकंड कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की हमसे वैल्यू पूछी गई है, हमसे पूछा गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। इजी क्वेश्चन है। देखिए जो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें निकालना होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें दो कॉइल के बीच का निकालना होता है, जैसे कि M2 1, हमें दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, 1 और 2, 2 और 1 कॉइल के बीच का। तो हम क्या करते हैं, फ्लक्स लिंकेज इन सेकेंड कॉइल, जो फ्लक्स लिंकेज हो रहा है वो फ्लक्स लिंकेज इन सेकेंड कॉइल अपॉन करंट इन फर्स्ट कॉइल। या फिर इसका एक फॉर्मूला और होता है जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो होता है N phi अपॉन I। तो बात वो ये जो होता है, ये टर्म फ्लक्स लिंकेज को बताती है। N जो होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और ये फ्लक्स पर टर्न होता है, तो मिलके फ्लक्स लिंकेज बन जाता है। हमें ऑप्शन में हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट फ्लक्स लिंकेज दिया हुआ था, तो यहाँ पर हमारा M की जो वैल्यू होगी म्यूचुअल इंडक्टेंस की वो हो जाएगी हमारा 0.6 हमें वो दिया हुआ है फ्लक्स लिंकेज, साथ ही हमें करंट जो दी गई है 3 एम्पियर दी हुई है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 0.2 निकल कर आ जाएगा आंसर, जो कि हेनरी में रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर इंडक्टेंस पूछा गया और इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी, फिर वो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो या सेल्फ इंडक्टेंस हो। तो हमारा क्वेश्चन क्या ऑप्शन के अनुसार हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5th नंबर का, यहाँ पर हमसे बोला गया है कि अ कॉइल हैज़ अ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 10 हेनरी, मतलब एक कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस हमें 10 हेनरी दिया हुआ है और जो उसमें करंट फ्लो कर रही है कॉइल से उस कितनी एक रेट से इंक्रीज हो रही है, कितनी रेट से इंक्रीज हो रही है 2 एम्पियर पर सेकेंड की रेट से। तो हमसे ये EMF पूछा गया है। जब आपको ये सब चीज़ें दिख रही है तो आपके दिमाग में सबसे पहले फॉर्मूला आ जाना चाहिए, EMF इज इक्वल टू होता है L/di/dt। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट इसमें कुछ करना ही नहीं है, L की वैल्यू हमें दी हुई है 10 और हमारे पास di/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज नहीं, करंट किस रेट से इंक्रीज हो रही है हमें दिया हुआ है, तो हमें 2 दिया हुआ है 2 एम्पियर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 20 वोल्ट, क्योंकि EMF पूछा है तो EMF की यूनिट वोल्ट होती है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इंक्रीज हो रही है किस रेट से 4 वेबर पर सेकेंड की रेट से, और उस कॉइल में टर्न्स कितने, टर्न्स हमें दिए गए 100 टर्न्स। तो व्हाट इज द इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल, इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू हमसे पूछी गई है। इसमें भी सेम फार्मूला यूज होगा, बस थोड़ा सा चेंज है। EMF के फॉर्मूले में एक आप ये फार्मूला जानते होंगे, जब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ ये दिया हुआ था और टर्न्स दिए होते हैं तो N/d∅dt हो जाता है। यहाँ पर सारी चीज़ें हमें दी गई है, N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स जो कि हमारे 100 हो जाएंगे, और हमारे d∅dt मतलब जो रेट है अपने फील्ड की चेंज होने की, मैग्नेटिक फील्ड की, वो दी हुई है हमें 4 वेबर पर सेकेंड, तो 4 हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ से 400 वोल्ट निकल कर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड है। इसको टिक करके हम आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज रिक्वायर्ड फॉर स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF। EMF दो तरीके से इंड्यूस होते हैं, स्टैटिकली एंड डायनेमिकली।
जो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके लिए हमारा जो कंडक्टर होता है, जो ये कंडक्टर होता है इसको स्टेशनरी होना चाहिए और फील्ड को वेरी करना चाहिए। जैसा कि हम डीसी मोटर में देखते हैं, जो होता है हमारा कंडक्टर को हम स्टेशनरी रखते हैं। इस क्वेश्चन को कट कर ले। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है 7th नंबर का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं ईएमएफ दो तरीके से इंड्यूस हो सकता है किसी कंडक्टर में, एक स्टैटिकली और एक डायनेमिकली। स्टैटिकली कब इंड्यूस होता है, जैसा कि आप ट्रांसफार्मर में समझते हैं, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पर हमारी कॉइल जो होती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो जाती है, बट हमारा जो कंडक्टर होता है वो स्टेशनरी होता है, जिस कारण जो हमारी एक कॉइल में जो फील्ड जा रही है वो दूसरे से लिंक करके, दूसरी कॉइल से लिंक करके उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस कर देती है। तो उसी कॉन्सेप्ट को जो होता है वो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, जहाँ पर स्टेशनरी चीज़ है, कंडक्टर भी स्टेशनरी और हमारी फील्ड जो है वो वेरी कर रही है और उससे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर हम वही चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ में बोला स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर पूछा है द कंडक्टर मस्ट बी स्टेशनरी। हाँ, जो हमने समझा कि कंडक्टर को क्या होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए और फील्ड वेरी करनी चाहिए, जिससे कि हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ऑप्शन हमें दिख रहा है फर्स्ट, फिर भी हम देख लेते हैं बाकी ऑप्शन क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें कहा है कंडक्टर मस्ट मूव, तो ये तो यहीं रॉन्ग हो गया, कंडक्टर को स्टेशनरी होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और अब हमसे पूछा है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कंडक्टर मस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट, तो ये सब भी कुछ नहीं है, क्योंकि कंडक्टर स्टेशनरी तो मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करना चाहिए तभी हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा। और द कंडक्टर मस्ट मूव थ्रू यूनिफॉर्म, तो ये भी मस्ट मूव बोल दिया है, यहाँ पर मूव नहीं होना चाहिए, कंडक्टर को स्टेशनरी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जो 8th नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर हमसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर। मतलब जो मल्टीमीटर होता है जिससे हम रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज जो मेजर करते हैं, उसका डिसएडवांटेज क्या है, वो भी डिजिटल वाले का। तो जैसा कि आप जानते हैं कोई भी डिजिटल चीज़ की क्या होती है, एक तो एक्यूरेसी हाई होती है, कोई भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट हो उसकी एक्यूरेसी एनालॉग के कंपैरिजन में हाई होती है, एक्यूरेसी हाई होती है और लॉसेस कम होते हैं, प्रिसाइज होता है। इसके कई सारे एडवांटेज होते हैं, बट हमसे यहाँ पर डिसएडवांटेज पूछा गया है। तो पहली चीज़ बोली गई है हाई इनपुट रेजिस्टेंस। सही बात है, इसमें जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है उसमें हम हाई इनपुट रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, जिससे कि अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस उसको लिमिट कर दे। तो ये एक एडवांटेज है, ना कि डिसएडवांटेज। तो ये एक एडवांटेज हो गया। दूसरी चीज़ बोली है इसमें हायर एक्यूरेसी, तो जैसा मैंने बताया इसकी एक्यूरेसी हाई होती है, तो ये भी हमारे लिए एक एडवांटेज है, तो ये भी एक एडवांटेज हो गया। थर्ड चीज़ बोली गई है कि इसकी सर्किट कॉम्प्लेक्स होती है, तो ये बात सही है, पर ये क्या कोई एडवांटेज है कि इसकी सर्किट हमारे लिए कॉम्प्लेक्स है? नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा डिसएडवांटेज। और जो लास्ट हमसे पूछा गया है वो है द आउटपुट कैन बी इंटरफेस्ड विथ एक्सटर्नल इक्विपमेंट। तो हाँ, ये बात सही है, जो हम डिजिटल मल्टीमीटर है उसके ये एडवांटेज है, जो डिजिटल मल्टीमीटर का हमारा आउटपुट है उसको हम कोई भी डिस्प्ले में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें दिख रहा है जो हमारे लिए डिसएडवांटेज था वो डिसएडवांटेज क्या निकल कर आ रहा है, डिसएडवांटेज ये निकल कर आ रहा है कि इसकी सर्किट जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है, तो ये हमारा डिसएडवांटेज हो जाएगा और यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमसे पूछा गया था क्या डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया द हार्ट ऑफ इज अ डिजिटल वोल्टमीटर एंड द कंपोनेंट्स यूज्ड इन द डिवाइस आर ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट एंड लाइट इमिटिंग डायोड्स। मतलब कौन जो हार्ट होता है किस चीज़ का, डिजिटल वोल्टमीटर का। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जो हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका हार्ट या जिसकी कोर डिजिटल वोल्टमीटर होता है और उसमें ये सारे कंपोनेंट्स जैसे कि ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड लाइट इमिटिंग डायोड, मतलब एलईडी वगैरह यूज़ की जाती है। इसको ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि एनालॉग जो मल्टीमीटर होता है या मूविंग कॉइल वगैरह यूज़ करते हैं, डिजिटल पार्ट्स यहाँ पर यूज़ नहीं होते हैं। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन बोला फंक्शन जनरेटर, तो हम जानते हैं फंक्शन जनरेटर सिग्नल जनरेट करने के लिए यूज़ होता है, ना कि इसका यूज़ मेजरमेंट में हम करते हैं। जैसे कि हमें वोल्टमीटर का गया तो उसका मतलब उसका यूज़ इसमें नहीं होता है, ये जो हमारा होता है सिग्नल जनरेट के लिए यूज़ होता है। तो इस जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए रिलेवेंट नहीं है। सीआरओ में हम
एलईडी नहीं यूज़ करते हैं, सीआरओ में हम यूज़ करते हैं सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब यूज़ करते हैं जो हमें वेवफॉर्म देखनी होती है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो बचा कौन सा, डिजिटल मल्टीमीटर। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। डिजिटल मल्टीमीटर में हम ये यूज़ करते हैं क्या, डिजिटल मल्टीमीटर में एक डिजिटल वोल्ट मीटर होता है और ये सारे कंपोनेंट्स का यूज़ करके हम इसकी हेल्प से हम करंट, रेजिस्टेंस, वोल्टेज एक्सेट्रा चीज़ें मेजर कर सकते हैं, जो एक नॉर्मल मल्टीमीटर के थ्रू हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है 10th नंबर का, ब्लैंक्स इज ड्यू टू इनहेरिएंट शॉर्टकमिंग इन इंस्ट्रूमेंट एंड मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लोडिंग इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मतलब अगर इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कोई दिक्कत है, शॉर्टकमिंग हो रही है इंस्ट्रूमेंट में, मिसयूज हो रहा है इंस्ट्रूमेंट का, या फिर लोडिंग इफेक्ट आ रहा है इंस्ट्रूमेंट में, तो ये सब किसकी प्रॉब्लम है, तो नाम से ही समझ आ रहा है सब इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम है। तो इस एरर को हम इंस्ट्रूमेंटल एरर में रखते हैं। ऑप्शन तो हम ऐसे ही लगा सकते हैं, पर जैसा कि आप जानते हैं इस सॉल्यूशन वीडियो में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं, तो बाकी ऑप्शन को भी हम डिटेल में समझते हैं। तो जो यहाँ पर ग्रॉस एरर कहा गया है, ग्रॉस एरर जो होता है ह्यूमन मिस्टेक के द्वारा होता है। मतलब ह्यूमन की अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो उसको हम ग्रॉस एरर में रखते हैं। मतलब अगर आप गलत तरीके से मेजरमेंट कर रहे हैं या फिर कुछ और चीज़ें आपने गलत कर ली, तो आपके द्वारा, ह्यूमन के द्वारा जो मिस्टेक होती है वो ग्रॉस एरर में काउंट की जाती है। इंस्ट्रूमेंटल एरर जैसा कि हमने बताया, इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम आने के कारण होती है, तो हम उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर में रखते हैं। ऑब्जर्वेशनल एरर में रेफ्लेक्स एरर आती है। ये रेफ्लेक्स एरर क्या होती है, ये रेफ्लेक्स एरर ऐसे होती है कि अगर आप पॉइंटर को देख रहे हैं और अगर आप पॉइंटर को ढंग से ना देखें, जैसे कि ये पॉइंटर है हमारा, ये हमारा पॉइंटर है, अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ तो मुझे रीडिंग कुछ और दिखेगी, मैं इसको यहाँ से देखूँ तो मुझे रीडिंग कुछ और दिखेगी, बट अगर मैं इसको सेंटर से देखूँ तो मुझे रीडिंग करेक्ट मिलेगी। तो ये जो एरर आते हैं गलत तरीके से रीडिंग लेने में पॉइंटर के थ्रू, तो उसको हम रेफ्लेक्स एरर में काउंट करते हैं। और जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट एरर होते हैं, इन्वायरमेंटल इफेक्ट कारण आते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी है, या फिर टेम्परेचर ज़्यादा है, या फिर प्रेशर वगैरह के कारण जो एरर आते हैं, जो भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण एरर आते हैं, उसको हम इन्वायरमेंटल एरर में रखते हैं। तो इस तरीके से आप इस सारे ऑप्शन को समझ सकते हैं। अगर आपसे कभी ह्यूमन मिस्टेक को क्वेश्चन पूछ लिया तो आप उसको मार्क कर दीजिएगा, रिफ्लेक्स एरर का पूछा तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की कंडीशन हुई तो ये ऑप्शन हो जाएगा। बट क्वेश्चन में इंस्ट्रूमेंट का था तो हमारा आंसर होगा सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर हमसे बोला गया व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइमरी करंट इन करंट ट्रांसफार्मर। मतलब अगर हम प्राइमरी में जो करंट है उसको चेंज कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है करंट ट्रांसफार्मर में। तो ऑप्शन के थ्रू जाते हैं, इसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, जब हम प्राइमरी की वाइंडिंग के करंट आईपी को इंक्रीज कर रहे हैं तो सेकेंडरी की करंट जो हो रही है वो इंक्रीज हो रही है, बट देयर इज अ डिक्रीज इन अ रेशियो एरर एंड फेज एंगल एरर। तो ये यहाँ तक सही था, बट ये इंक्रीज होता है, इसको जो होता है ये, मतलब देखिए पहली बात तो ऑप्शन इसका सेकंड हो जाएगा। कैसे होगा मैं उसको बताता हूँ कि जब हम प्राइमरी की वाइंडिंग के जो करंट है उसको इंक्रीज करते हैं तो जो सेकेंडरी करंट है वो तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। देखिए जब प्राइमरी की हम करंट बढ़ा रहे हैं, मतलब जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है प्राइमरी वाइंडिंग में, जिससे जो फ्लक्स जो है सेकेंडरी वाइंडिंग में वो भी ज़्यादा लिंक कर रहा है। और जब सेकेंडरी में फ्लक्स ज़्यादा लिंक कर रहा है तो सेकेंडरी में ईएमएफ भी इंड्यूस होगा वो, और वो ईएमएफ जब ज़्यादा इंड्यूस होगा तो सेकेंडरी में करंट भी ज़्यादा आएगी। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, बट जो रेशियो एरर और फेज एंगल एरर, इसके कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पहले इसको देखते हैं। देखिए जब क्या होता है, जो करंट आईपी की वैल्यू जब ज़्यादा होती है तो उसके हिसाब से क्या होता है, जैसे आईपी की वैल्यू ज़्यादा है तो हमारा जो रेशियो एरर है वो बहुत कम होती है। इस रिलेशन को याद रख के आप ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं, जो हमारी आईपी की वैल्यू मतलब प्राइमरी करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है तो रेशियो एरर जो होते हैं कम होते हैं, और अगर आईपी की वैल्यू कम है तो हमारे रेशियो एरर ज़्यादा होते हैं। और इसी तरीके से जो सेकंड एरर होता है फेज एंगल एरर, ये जो होता है फेज के डिफरेंस के कारण आता है आईपी और आईएस के। जब दोनों की वैल्यू हाई होती है आईपी और आईएस की, तो फेज एंगल एरर क्या होता है, कम होता है। फेज एंगल एरर कम होता है, बट अगर इनकी वैल्यू कम होगी तो फेज एंगल एरर ज़्यादा होगा। तो हमें क्वेश्चन में दिख रहा है आईपी हमारा इंक्रीज कर रहा है, उससे हमारा सेकेंडरी करंट इंक्रीज कर रहा है, तो आईपी इंक्रीज करने के कारण हमारी रेशियो एरर भी कम होगी, और साथ ही आईपी के साथ आईएस इंक्रीज कर रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग करंट, तो हमारा फेज एंगल एरर भी रिड्यूस होगा। और थर्ड ऑप्शन में तो मैं दिया गया है कि करंट जो प्राइमरी की करंट है अगर वो डिक्रीज कर रही है तो इंक्रीज होगा, तो ये तो वैसे ही फॉल्स हो गया है।
और हमें दिया गया प्राइमरी की जो करंट है वो इंक्रीज़ कर रही है तो डिक्रीज़ होगा, फिर से गलत चीज़ हो गई है। मतलब जब हमारी प्राइमरी करंट इंक्रीज़ करेगी तो सीधी सी बात है हमारा सेकेंडरी करंट भी इंक्रीज़ करेगा, और जब प्राइमरी की करंट इंक्रीज़ करेगी तो हमारा रेशो एरर कम हो जाएगा, और जब हमारी दोनों करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी तो हमारा फेज एंगल एरर भी कम हो जाएगा। आई होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक इंस्ट्रूमेंट। जो ये मेजरमेंट का क्वेश्चन है, जो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसका मैं डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ, जो इस तरीके से होता है, जिसमें एक फिक्स्ड कॉइल होती है और एक मूविंग कॉइल होती है। एक फिक्स्ड कॉइल होती है और यहाँ पर एक मूविंग कॉइल होती है। इसमें हम क्या करते हैं, करंट कॉइल को दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। जो करंट कॉइल होती है हमारी फिक्स्ड कॉइल होती है सीसी, जिसको हम दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, इसको हम फिक्स्ड कॉइल भी बोलते हैं। इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारा होता है प्रेशर कॉइल होती है। प्रेशर कॉइल को हम क्या करते हैं, करंट कॉइल के पैरेलल में लगाते हैं। मतलब ये हमारा पॉइंटर है, इस पॉइंटर में क्या होता है, स्पिंडल लगा होता है और यहाँ पर एक स्प्रिंग टाई होती है, और उसको हम क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। तो ये जो होती है हमारी करंट कॉइल होती है, और यहाँ पर जो हमारा लोड लगा होता है वो लगा होता है जो हमें मेजर करना है इस तरीके से। तो ये डायग्राम होता है हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक इंस्ट्रूमेंट का। तो जो यहाँ पर फिक्स्ड कॉइल होती है जो कि करंट कॉइल होती है, और जो पैरेलल में लगी है इसको हम प्रेशर कॉइल कहते हैं। जो यहाँ पर लगी होती है पैरेलल में पीसी, क्योंकि ये दोनों के पैरेलल में लगी हुई है, इसको हम प्रेशर कॉइल कहते हैं। तो जो हमारी करंट कॉइल है इस तरीके से घूमती है राउंड, और यहाँ से निकल कर वापस आ जाती है। इसको प्रेशर कॉइल या पोटेंशियल कॉइल कहते हैं। तो ये जो होता है डायग्राम होता है। बट हमसे यहाँ से क्या पूछा गया, हमें पूछा गया कि डिसएडवांटेज क्या है। तो देखिए इसमें क्या होता है, पहली बात तो जो एज द कॉइल आर एयर कोड, दिस इंस्ट्रूमेंट आर फ्री फ्रॉम हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। तो सही बात है, जो इसकी कॉइल बनाई जाती है, जो इसमें कॉइल यूज होती है वो एयर कोड होती है, और एयर कोड होने के कारण जो हिस्टेरेसिस लॉस है वो कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एयर है, आयरन नहीं है। तो यहाँ पर जो हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस कम होते हैं, ये एडवांटेज है इसका, ना कि डिसएडवांटेज। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा हमसे बोला गया दिस इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर एसी डीसी बोथ। जैसा कि आप जानते हैं इसको एसी और डीसी दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो एडवांटेज है कि हम एसी और डीसी दोनों के लिए इसको यूज़ कर पा रहे हैं। साथ ही साथ थर्ड ऑप्शन हमसे ये बोला गया, इसमें जो ऑपरेटिंग करंट होती है वो लार्ज होती है, और ड्यू टू फैक्ट दैट दे हैव वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सही बात है। क्या होता है इसमें, जो हमारा एयर कोड होने के कारण हमारी जो फील्ड है वो वीक हो जाती है। मतलब हमें ज़्यादा फील्ड वीक हो जाती है, और फील्ड वीक होने के कारण हमें ज़्यादा ऑपरेटिंग करंट देना होता है, ताकि हमारा जो फालतू के डिफ्लेक्शन है, जो एरर है, वो ना आए इंस्ट्रूमेंट में। तो इसलिए जो इसमें होती है करंट, ऑपरेटिंग करंट हमें हाई रखनी पड़ती है, ताकि फील्ड वीकनिंग ना हो। और फील्ड वीकनिंग क्यों होती है, क्योंकि हम यहाँ पे एयर कोड यूज़ कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन ये हमारा डिसएडवांटेज है, क्योंकि हमें इसमें हाई ऑपरेटिंग करंट फ्लो करानी पड़ती है। और इस चीज़ के कारण क्या होता है, हाई करंट के कारण पावर कंजप्शन जो होता है वो भी इसमें हाई होता है। ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। पावर जो कंजप्शन है वो भी इसमें हाई होता है, ये भी एक इसका डिसएडवांटेज होता है। और फोर्थ ऑप्शन है लो पावर कंजप्शन, तो वो नहीं, वो इसमें होता ही नहीं, इसमें पावर कंजप्शन हाई होता है, हायर पावर कंजप्शन। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमें दिख गया कि जो हमारा ये हमारे इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें हम करंट कॉइल को दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, जो कि फिक्स्ड कॉइल होती है, और एक हमारी होती है प्रेशर कॉइल या पोटेंशियल कॉइल, जो मूविंग कॉइल होती है, और ये हमारा जो भी हम मेज़र कर रहे हैं वो लगा होता है। और इसमें ये जो पहला ऑप्शन है कि ये एयर कोड होती है, तो हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस से फ्री होती है, तो ये हमारा एडवांटेज था। एसी डीसी दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये भी हमारा एक एडवांटेज था। बट इसमें जो करंट होती है वो हाई होती है, क्योंकि एयर कोड बना होता है, तो इसमें हमें इसकी जो फील्ड होती है उससे वीक हो जाती है, और फील्ड को हमें स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें हाई करंट फ्लो करानी पड़ती है, और उस हाई करंट के कारण पावर कंजप्शन भी इसका हाई होता है, और ये सब चीज़ें थी। लो पावर कंजप्शन इसमें नहीं होता है। बट हमसे डिसएडवांटेज पूछा था, तो इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसमें ऑपरेटिंग करंट जो है हमें हाई फ्लो करानी पड़ती है फील्ड वीक होने के कारण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमसे यहाँ बोला गया द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी कॉज टू चेंज इन अ सेल्फ इंडक्टेंस मूविंग कॉइल एंड फिक्स्ड कॉइल। मतलब हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी में चेंज कर रहे हैं, उसके कारण सेल्फ इंडक्टेंस में चेंज आ रहा है फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल के। ये जो इससे कारण एरर आ रही है हमारी रीडिंग में। ठीक है, तो द ब्लैंक कैन बी रिड्यूस्ड बाय हैविंग इक्वल टाइम कांस्टेंट
फॉर फिक्स्ड एंड मूविंग कॉइल, मतलब किस चीज़ों का यूज़ करके हम इसमें जो टाइम कांस्टेंट है उनको इक्वल कर सकते हैं और हमारी जो एरर है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो वैसे तो ऑप्शन से हम इसको कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी की बात की गई है, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो एडी करंट तो एरर बिल्कुल नहीं होगा। एडी करंट हमारा सर्कुलेटिंग करंट के कारण आता है, और जो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो डिस्टर्बेंस आती है मेजरमेंट में उसको कहते हैं, तो वो भी ऑप्शन नहीं होगा। टेम्परेचर एरर हमारा जो टेम्परेचर के चेंज के कारण आता है वो होता है। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेशन से ही किया जा सकता है कि इसका ऑप्शन होगा फ्रीक्वेंसी एरर। जो फ्रीक्वेंसी एरर होती है वो हमारे रीडिंग में जब चेंज लाती है सेल्फ इंडक्टेंस के कारण, तो उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी एरर, और उसको हम रिड्यूस करके हमारे टाइम कॉन्स्टेंट को इक्वल कर सकते हैं। एक बार पॉज करना इसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन बोला गया फॉर वेरी हाई वोल्टेज सर्किट, जो बहुत हाई वोल्टेज की सर्किट है, द हाई रेटिंग वॉटमीटर्स आर नॉट अवेलेबल टू मेजर द पावर, मतलब जो हाई वोल्टेज सर्किट होती है उसमें हम डायरेक्टली वॉटमीटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं पावर मेज़र करने के लिए। तो उसकी रेंज जो होती है वॉटमीटर की हमें एक्सटेंड करनी है, मतलब हमें क्या करना है, वही जो वॉटमीटर हमारे पास अवेलेबल है उससे हमें हाई वोल्टेज सर्किट की पावर मेज़र करनी है। तो फिर हम उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हाई वोल्टेज सर्किट में पावर मेजरमेंट करने के लिए? तो सबसे पहले बोला गया ऑप्शन में लो पावर फैक्टर इलेक्ट्रोडायनेमिक वॉटमीटर। तो ये जब यूज़ किया जाता है जब पावर फैक्टर लो होता है, तब उसके मेजरमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर हमसे बोला गया इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जैसा कि आप जानते होंगे सीटी और पीटी दो होते हैं, एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक करंट ट्रांसफार्मर। इसका यूज़ करके हम लो रेंज के जो एमीटर और वोल्टमीटर होते हैं उनसे हाई रेंज के हाई रेटिंग के करंट या वोल्टेज को मेज़र कर सकते हैं। तो उन चीज़ों का यूज़ करके हम दोनों के कॉम्बिनेशन लेके पावर बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है वो इसका आंसर हो जाएगा, जिसकी हेल्प से हम हाई वोल्टेज को लो करके और करंट को लो करके पावर मेज़र कर सकते हैं हाई वोल्टेज रेटिंग्स की सर्किट में भी। सिंगल फेज वर्मीटर, देखिए पहले तो ये टर्म ही गलत है, वर्मीटर कुछ होता नहीं है, और ये भी गलत है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। लो पावर फैक्टर मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं जहाँ लो पावर फैक्टर की पावर है, और ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जब हाई वोल्टेज या हाई करंट की सर्किट में हम मेजरमेंट करना होता है तब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ में बोला गया है दिस मीटर मूवमेंट वर्क्स ऑन अ मोटर प्रिंसिपल एंड इज अ करंट रिस्पॉन्सिंग डिवाइस। द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट, मतलब या तो फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। तो ऐसा कौन सा मूवमेंट होता है जिसमें जो हमारा डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के? तो देखिए इसको भी ऑप्शन से कर लेते हैं। पहले तो ऑप्शन मुझे पता है फर्स्ट वाला सही है, आपको ही पता चल ही गया होगा। ये जो होता है लॉरेंट प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे कि डीसी मोटर में क्या होता है, जितनी ज़्यादा करंट फ्लो होती है उतना ज़्यादा हमारा जो फोर्स है वो लगता है और उतना ज़्यादा हमारी मोटर रोटेट करती है। तो यहाँ पर भी वही है कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में इस तरीके का प्रिंसिपल यूज होता है, जिसमें जब करंट ज़्यादा फ्लो होता है तो डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होता है। ये इसको लॉरेंट्स प्रिंसिपल कहा जाता है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट है ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, इससे मोस्टली हम वोल्ट मीटर बनाते हैं। और मूविंग आयरन का प्रिंसिपल अलग है। मूविंग आयरन के प्रिंसिपल पे हम दो कॉइल को यूज़ करते हैं, और यहाँ पर वो ये अलग होता है, अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन और रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन होता है। इसमें इस कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं होता है। और इलेक्ट्रोडायनेमिक इंस्ट्रूमेंट भी हमने अभी पढ़ा था जिसमें फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल होती है, बट उसमें इस तरीके का प्रिंसिपल यूज़ नहीं होता जो मोटर में होता है। तो मोटर में जो होता है वो पीएमएमसी प्रिंसिपल, जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सेम हमारा मोटर के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक शंट जनरेटर है जिसका लोड करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उससे टर्मिनल वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो जैसा कि आप जानते हैं शंट जनरेटर बोला है, मतलब ये हमारा शंट जनरेटर का डायग्राम हो जाएगा। ये हम शंट जनरेटर का पहले डायग्राम बना लेते हैं, डीसी शंट जनरेटर का। यहाँ पर डीसी लिखा नहीं हुआ है पर ये डीसी शंट जनरेटर की बात कर रहा है। यहाँ पर हमारा एक लोड लगा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जनरेटर क्या करता है, जनरेट करता है। तो यहाँ से एक आर्मेचर करंट फ्लो होगी, यहाँ पर फील्ड में करंट जाएगी ISH, इसको IF कह सकते हैं। एक लोड में करंट जाएगी IL। तो हमसे क्या बोल रहा है, जब लोड की करंट इंक्रीज कर रही है, मतलब ये करंट इंक्रीज कर रही है, तो ये आ कहाँ से रही है, IA से, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये करंट भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो अगर लोड की करंट इंक्रीज कर रही है, आर्मेचर की करंट इंक्रीज भी करेगी, और यहाँ पर एक IA रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हमारी लोड की करंट इंक्रीज करेगी तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, तो जब ये लोड करंट इंक्रीज करती है उसके कारण आर्मेचर करंट इंक्रीज करती है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है
आर ए, वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है उस वोल्टेज ड्रॉप के कारण जो हमें टर्मिनल पे वोल्टेज मिलना चाहिए, प्लस माइनस वी, और ये इसको मान लेते हैं ई जी प्लस माइनस। तो इसमें हम KVL लगाएं तो जो हमारा ई जी होता है, सॉरी जो हम वी की तरफ लगा लेते हैं, जिसमें हमारा वी होता है वो जाता है ई जी माइनस आई ए आर ए। अब अगर हमारा करंट बढ़ रहा है तो हमारे ड्रॉप जो है वो बढ़ रहा है, अगर ड्रॉप बढ़ रहा है तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो हमसे पूछा गया था क्या होगा, जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या होगा, तो टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहेगा, इंक्रीज नहीं करेगा, ड्रॉप होगा ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन एंड रेजिस्टेंस। हाँ, तो आर्मेचर करंट बढ़ेगी, आर्मेचर करंट बढ़ने के कारण आर्मेचर रिएक्शन भी बढ़ेगा। आर्मेचर रिएक्शन वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, आर्मेचर की करंट जो होती है उसकी खुद की फील्ड बनती है, वो जो हमारी मेन फील्ड होती है उसमें जो अफेक्ट डालती है उसको हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। तो वो टर्मिनल वोल्टेज आर्मेचर रिएक्शन और रेजिस्टेंस जो आर्मेचर में रेजिस्टेंस ड्रॉप हो रहा है उसके कारण क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग सिंक्रोनस कंडेंसर। जो सिंक्रोनस कंडेंसर होता है ये क्या होती है, ये एक सिंक्रोनस मोटर होती है। जो सिंक्रोनस कंडेंसर होता है इज नथिंग बट अ सिंक्रोनस मोटर। ये ऐसी सिंक्रोनस मोटर होती है जो ओवर एक्साइटेड होती है और नो लोड में काम कर रही होती है। इसमें हम कोई लोड नहीं लगाते हैं, कोई मैकेनिकल लोड नहीं लगा होता है और ओवर एक्साइट चल रही होती है। इसमें एक्साइटेशन जो होता है वो ओवर एक्साइट कर देते हैं इसको। तो इससे क्या होता है, इसको फिर से लिख देता हूँ, ओवर एक्साइटेड होती है। तो ये जो होती है ओवर एक्साइटेड होने के कारण ये जो होती है सर्किट में रिएक्टिव पावर सप्लाई करती है। तो रिएक्टिव पावर जब सप्लाई करती है तो उससे हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो, मतलब पावर फैक्टर जो होता है उसकी वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच करती है, मतलब हमारा पावर फैक्टर इंक्रीज होता है। तो हम इसलिए रिएक्टिव पावर को जब हमें सप्लाई करना होता है, हमारा पावर फैक्टर लो हो रहा होता है, तो हम सिंक्रोनस कंडेंसर का यूज़ कर लेते हैं जो कि हमारी रिएक्टिव पावर की जो सब डिमांड है उसको फुलफिल कर देता है जब हम उसको नो लोड पे और ओवर एक्साइटेड में चलाते हैं। तो उसको हम सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। तो ये पूछ रहा था सिंक्रोनस कंडेंसर का एडवांटेज क्या है। तो देख पावर फैक्टर करेक्शन में, तो देखिए ये कंज्यूम लेस रियल पावर देन कैपेसिटी, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कैन सप्लाई बोथ एंड एक्टिव, देखिए सप्लाई बोथ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर साइमल्टेनियसली। मैंने क्या कहा, सिर्फ ही रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है, एक्टिव पावर सप्लाई नहीं करता है। तो ऑफर स्मूथ एंड एडजस्टेबल रिएक्टिव पावर। हाँ, एडजस्टेबल क्यों कहा मैंने, क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो एक्साइटेशन है उसको चेंज करके हम रिएक्टिव पावर की सप्लाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये स्मूथ एडजस्टेबल रिएक्टिव पावर को सप्लाई करता है, उसको कंपनसेट करने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। और वर्क ओनली एट फुल लोड, तो ये तो मतलब गलत हो जाएगा, फुल लोड पर काम नहीं करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिंक्रोनस कंडेंसर लगाने से फुल लोड हो जाता है या फिर लेस पावर कंज्यूम करता है, ऐसा कुछ नहीं। हम उसको रिएक्टिव पावर कंपनसेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि जो फील्ड एक्साइटेशन है, एक सेकेंड, ये जो फील्ड एक्साइटेशन है सिंक्रोनस मोटर का वो वेरी कर रहे हैं। तो जो लोकस है, लोकस ऑफ आर्मेचर करंट वो क्या बनाता है, आपने पढ़ा होगा सिंक्रोनस जो मोटर होती है उसमें एक वी कर्व और एक इन्वर्टेड वी कर्व बनाते हैं। जो वी कर्व होता है वो हमें बताता है, यहाँ पर हम आर्मेचर करंट को फील्ड करंट को रखते हैं और जो हमारी वाई एक्सिस होती है वहाँ पर हम आर्मेचर करंट को रखते हैं। तो जो आर्मेचर करंट होता है वो या तो लैगिंग हो या फिर लीडिंग हो, वो दोनों कंडीशन में ज़्यादा होगा। ये हमारा एक्साइटेशन बताता है, जो कह रहे हैं ना एक्साइटेशन को वेरी करना है, तो फील्ड करंट वेरी करेंगे तो हमारा एक्साइटेशन वेरी होगा। तो जो फील्ड करंट को हम वेरी करते हैं ये यूनिटी पावर फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये अगर हमारा लैगिंग भी है पावर फैक्टर तो भी हमारा आर्मेचर करंट ज़्यादा होगा, और लीडिंग है तो भी हमारा आर्मेचर करंट ज़्यादा होगा। तो जो लोकस होता है वो क्या बनाता है, यहाँ पर वी कर्व बनाता है। इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है, सिर्फ वी कर्व मार्क करना है और आगे बढ़ना है। और जो इन्वर्टेड वी कर्व होता है, इन्वर्टेड वी कर्व को अगर हम देखना चाहें तो वो पावर फैक्टर वर्सेस फील्ड करंट के बीच में बनता है। तो उसको भी अगर हम बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं, जो फील्ड करंट होती है और यहाँ पर हम पावर फैक्टर लेते हैं। बस वो क्या होता है, वो इन्वर्टेड बनता है, मतलब जैसे जैसे हम फील्ड करंट को वेरी करेंगे और उसमें भी यहाँ पर यूनिटी होता है। तो उसका हमने ऐसे पूछा भी नहीं, हम सिर्फ वी कर्व पूछा था तो हम उसको करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमसे पूछा गया है रिलक्टेंस जो मोटर होती है उसमें सिंक्रोनाइजेशन की कंडीशन को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो रिलक्टेंस जो मोटर होती है वो एक इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट होती है, और इंडक्शन मोटर की तरह जब स्टार्ट होती है और जैसे ही वो सिंक्रोनस स्पीड पर जाती है तो जो उसका रोटर होता है वो अपने आप को स्टेटर की जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसके अलाइन करके अपने आप को लॉक कर लेता है, और उस कंडीशन में जो स्टेटर की करंट है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा था कि सिंक्रोनस मोटर की जब टेस्टिंग करते हैं तो सिंक्रोनाइजेशन हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, रोटर क्या करेगा, पहले इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट करते हैं इस मोटर को, और जैसे ही रोटर अपने आप को स्टेटर से लॉक कर लेता है स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से, तो वहाँ पे क्या होता है, सडनली डिक्रीज होता है स्टेटर के करंट में, क्योंकि उसने क्या करा है, लॉक कर लिया खुद को। तो ये हम इस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन को पहचान सकते हैं। और यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, स्पीड बिकमिंग वेरिएबल ऐसा कुछ नहीं होता ना, पावर फैक्टर 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें पूछा गया है विच मेथड इज कॉमनली यूज टू एडजस्ट रोटर रेजिस्टेंस इन अ स्क्वायरल इन अ वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर टू अचीव मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क। देखिए, इंडक्शन मोटर में दो तरीके के रोटर होते हैं, एक होता है हमारा वाउंड रोटर जिसको कि हम स्लिपरिंग रोटर भी कहते हैं, या फिर एक होता है हमारा स्क्वायरल केज रोटर। इसमें हम आयरन बार्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, इसमें कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इंडक्शन मोटर के रोटर हैं दो तरीके के, ठीक है। पर इसमें एक अरेंजमेंट होता है स्लिप रिंग, जिसके थ्रू हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं और उससे हम मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क अचीव कर सकते हैं। तो टॉर्क किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, तो मैंने बताया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करके, ना कि स्टार डेल्टा स्टार्टर तो स्टार्टिंग करंट को लिमिट करता है, कैपेसिटर स्टार्ट भी नहीं होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर भी नहीं होगा। यहाँ पर अगर आपने पढ़ा होगा तो एक स्पीड टॉर्क का रिलेशन भी बनता है, जैसा कि रेजिस्टेंस को हम उसमें देख सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये हमने अगर बनाया, ये बनाया और एक ये बना लिया, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं इसको स्टार्टिंग टॉर्क मान के चलूँ, यहाँ पर मान लीजिए मेरी स्लिप मैक्सिमम होती है, जहाँ पर मुझे मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है, इसको टी मैक्स लिखते हैं। तो क्या हो रहा है, ये अगर ये मेरा कह लीजिए ये मेरा R3 है, ये R2 है और ये R1 है। देखिए क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये मेरा क्या था, ये स्टार्टिंग टॉर्क था। बट अगर आप देखें तो स्टार्टिंग टॉर्क पे मुझे क्या मिल रहा है, मैक्सिमम टॉर्क मिल पा रहा है, किसमें, R3 में। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के जो स्टार्टिंग टॉर्क है उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक से भी हम इसको समझ सकते हैं, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, जो होता है ये इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर व्हेन यूज फॉर स्टार्टिंग अ मोटर। ठीक है, जब मोटर को हम स्टार्ट करते हैं तो ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या यूज़ होता है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमारे स्टार्टर की बात की गई थी, पूछा था ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो ये सब स्टार्टर यूज़ किए जाते हैं स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए। तो बेसिकली ऑटो ट्रांसफार्मर कुछ नहीं होता है, जब हम इसका यूज़ करते हैं स्टार्टर का, तो ये क्या करता है, वोल्टेज को कम कर देता है। वोल्टेज को कम करने से करंट जो है वो कम हो जाती है, और उससे हमारा जो स्टार्टिंग करंट है उसको हम लिमिट कर पाते हैं। तो मेनली ऑटो ट्रांसफार्मर का काम होता है जो स्टार्टिंग करंट है उसको लिमिट करना। ठीक है, तो यही पूछा था, स्टार्टिंग जो स्टार्टर के तौर पे अगर हम स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे हैं तो हमें जो मोटर जो शुरू में हाई करंट लेती हुई है उसको कम करने के लिए हम स्टार्टर का यूज़ करते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस कर देता है। टॉर्क से इसका रिलेशन नहीं है। और इंक्रीज टू वोल्टेज को इंक्रीज़ नहीं करता, वोल्टेज को डिक्रीज़ करता है, और पावर को इम्प्रूव करता है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द लिमिटेशन इनकाउंटर्ड व्हेन अ फील्ड वीकनिंग टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ डीसी मोटर। देखिए, फील्ड वीकनिंग, सबसे पहले रिलेशन देखते हैं। डीसी मोटर में क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू N इज इक्वल्स टू EB/φ, मतलब एक रिलेशन होता है। ठीक है, तो अगर हम ये जो होता है ये फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो फाई होता है, जितना हम फील्ड करंट बढ़ाएंगे, फाई मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है, उतना फ्लक्स उसका बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर हम फील्ड करंट को कम करते हैं, जो फील्ड वीकनिंग कहा जाता है, मतलब इसको फाई को कम करते हैं, तो स्पीड क्या होती है, अगर हम इसको कम करते हैं तो स्पीड जो होती है हमारी इंक्रीज होती है।
ठीक है। तो इसमें पूछा है क्या लिमिटेशन होती है जब हम फील्ड वीकनिंग करते हैं स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। तो मोटर अनस्टेबल हो जाती है क्या, चलिए इसको देखते हैं। टॉर्क इंक्रीज होता है कि टॉर्क से रिलेशन तो मुझे दिख नहीं रहा है, तो इसको तो नहीं लगा देंगे, है ना। और इफ़िशियंसी इंक्रीज हो जाती है क्या, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, स्पीड बढ़ने से इफ़िशियंसी तो इंक्रीज नहीं होती है। और मोटर अनस्टेबल भी नहीं होती, अगर अनस्टेबल होती तो हम इस मेथड का यूज़ नहीं कर रहे होते। बस दिक्कत क्या आती है, जब हमारा कम्यूटेशन है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो डिफ़िकल्ट ऐसा हो जाता है कि इस हाई स्पीड में हमें जो होती है ब्रशेज जो होते हैं उसमें हमारी स्पार्किंग होने लगती है, उस कारण हमें कम्यूटेशन की दिक्कत आती है। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हमसे पूछा था कि क्या लिमिटेशन आती है अगर हम फील्ड वीकनिंग मेथड जो है उसका यूज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछा गया है कि जो सिंक्रोनस जनरेटर होता है, जिसको अल्टरनेटर भी कहते हैं, जब हम लोड उसमें कनेक्ट करते हैं तो यूनिटी पावर फैक्टर में वोल्टेज ड्रॉप किस तरीके का होता है। तो देखिए, जब सिंक्रोनस मोटर में हम लीडिंग पावर फैक्टर पर उसको कनेक्ट करते हैं तो आर्मेचर रिएक्शन मैग्नेटाइजिंग होती है, लैगिंग में डीमैग्नेटाइजिंग होती है, और मोटर में उसका उल्टा होता है। बट मोटर और जनरेटर में एक चीज़ कॉमन होती है, यूनिटी पावर फैक्टर में जो आर्मेचर रिएक्शन होती है वो किस तरीके की होती है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होती है, ठीक है। ये यूनिटी पावर फैक्टर में कॉमन है सिंक्रोनस मोटर के लिए भी और सिंक्रोनस जनरेटर मतलब अल्टरनेटर के लिए भी। तो इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पर जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप है वो सबसे मिनिमम होता है, ठीक है। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग में वोल्टेज ड्रॉप मिनिमम होता है, जिस कारण आर्मेचर करंट और टर्मिनल वोल्टेज एक दूसरे के फेस में होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें याद रखने की चीज़ें, इसको आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, अगर कोई ट्रांसफार्मर बेस्ड इक्विवेलेंट सर्किट है जिसमें इंडक्शन मोटर की, जिसमें पावर जो डिलीवर की जा रही है, पावर डिलीवर टू रोटर अक्रॉस द एयर गैप इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर। तो ये पावर से रिलेटेड है, तो हम इंडक्शन मोटर का पावर फ्लो डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इनपुट जो है मोटर को देते हैं, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है, यहाँ पर स्टेटर में इनपुट जाता है, स्टेटर में इनपुट गया, ठीक है। फिर स्टेटर में इनपुट में जाने के बाद जो स्टेटर में क्या होते हैं, दो तरीके के लॉसेस हो जाते हैं। एक होता है कॉपर लॉस, ये स्टेटर के लॉसेस है, स्टेटर कॉपर लॉस, और एक स्टेटर कोर लॉस, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमें मिलता है वो मिलती है हमें पावर रोटर में चली जाती है। तो यहाँ पर जो बची हुई पावर रहती है, पावर इनपुट किसके लिए हो जाती है, पावर इनपुट टू रोटर, ठीक है। तो अब ये पावर इनपुट टू रोटर हो गई। अब ये जो पावर होती है फिर से क्या होता है, यहाँ पर रोटर में कॉपर लॉस होते हैं। रोटर में कॉपर लॉस होने के बाद ये पावर जो हमें मिलती है, ये हमें क्या मिलती है, मैकेनिकल पावर। ये जो मैकेनिकल पावर जितनी डेवलप हुई, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, ये मैकेनिकल पावर डेवलप्ड हुई। इसके बाद जो लॉसेज होते हैं, शाफ्ट में कुछ लॉसेज होते हैं, शाफ्ट में फ्रिक्शन और विंडेज के कारण, इसको मैकेनिकल लॉसेस कहते हैं। मैकेनिकल लॉसेस ये विंडेज और फ्रिक्शन के कारण होते हैं, ठीक है। ये सारे लॉसेस होने के बाद हमें फाइनली शाफ्ट पे पावर मिलती है, ये शाफ्ट पावर होती है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमें ये बोला गया है कि जो इंडक्शन मोटर में जो पावर डिलीवर होती है रोटर के अक्रॉस, वो किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। देखो, रोटर के बाद जो प्राइमरीली यूज़ हो रही है मैकेनिकल पावर डेवलप करने के लिए यूज़ हो रही है। तो वही हमें लिखना है कि जनरेटिंग मैकेनिकल पावर आउटपुट। तो जो हम यहाँ पर पावर यूज़ करते हैं एयर गैप में, किसके लिए करते हैं, मैकेनिकल पावर डेवलप करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक रजिस्टिव नेटवर्क है जिसमें 3 रजिस्टेंस हमें दिए गए हैं जो कि डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट है। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं A, B एंड C, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिए गए हैं A, B, C में कनेक्ट है और उनकी वैल्यू दी, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट ऑफ द कनेक्टेड, और सॉरी इसका डायग्राम हमारे इसमें नहीं आ पाया, मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। इसका डायग्राम क्वेश्चन में गिवन रहेगा। हमें डेल्टा में नेटवर्क दिया हुआ है, इसके था हमारी वैल्यू 6, 3 एंड 9। मतलब ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक डेल्टा नेटवर्क है, ये क्वेश्चन में गिवन है। उससे हमें क्या करना है, उससे हमें इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क बनाना है और नोड ए की वैल्यू निकालनी है, मतलब नोड ए पे कितनी वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, नोड ए के पास की मतलब ये वैल्यू निकालनी है RA, ठीक है। बाकी इस तरीके से हमारा फाइंड कर लेंगे। तो ठीक है, हमें यहाँ RA की वैल्यू निकालनी है, जो R रेजिस्टेंस नोड A पर लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, RA इज इक्वल्स टू, दोनों का साइड मल्टीप्लिकेशन कर देंगे,
6 इंटू 3 अपॉन में तीनों का समीशन 6 + 3 + 9, तो ये कितना हो जाएगा 18/18, मतलब किसकी वैल्यू 1 ओम निकल कर आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसी के साथ आज का लेक्चर हम इसको ख़त्म करते हैं। ये सिर्फ हमारा पार्ट 1 था, अभी इसके और 2 पार्ट रिमेनिंग है जिसमें हम 25 करके पूरे 75 क्वेश्चन इसमें ख़त्म कर लेंगे। जो इसकी PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरीके के सॉल्यूशन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।